ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणं। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणं। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणं। ईशो पञ्चनमुक्कारो सप्पपावपणासनो। मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी, उपस्थित धर्म परिवार। तो हम प्रेक्षा ध्यान की आज सेकंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने थोड़ी सी उसकी भूमिका के बारे में जाना था कि प्रेक्षा ध्यान क्या है और हम क्यों करते हैं। और आज हम और आगे जानते हैं उसके बारे में, कैसे प्रेक्षा ध्यान को पुष्ट किया जा सकता है, ध्यान में कैसे मन रमाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और कैसे सिर्फ सिटिंग ही नहीं एवरी टाइम हम ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। जब हम प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा स्वीकार करते हैं, यानी प्रेक्षा ध्यान करने का संकल्प करते हैं, तो उसके कुछ सूत्र आते हैं। सबसे पहला सूत्र है अभुट्ठी ओमि आराहणाय। इसका मतलब क्या है? मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभुट्ठयोमि आराहणाय, मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूँ।
ये प्रेक्षक ध्यान की मानसिक तैयारी है। अगर तैयारी है तो कोई मार्ग भी होना चाहिए, तो कहा गया मग्गम उपसंपज्जामि, मतलब कौन सा मार्ग, कैसा मार्ग, तो कहा गया मैं अध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करता हूं। जब हम प्रेक्षा ध्यान के लिए रेजोल्यूशन भी लेते हैं और प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं, वहां पर भी हम जानते हैं हमारा एकमात्र जो लक्ष्य है वो अध्यात्म ही है। तो प्रेक्षा ध्यान से हम अध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करते हैं। अध्यात्म का मतलब है जहां पर आत्मा सेंटर में है, वो अध्यात्म का मार्ग है। तो अब आप कहेंगे कि हम जो जैन हैं, जो साधु हैं, या अन्य कोई जो आत्मा को जानते हैं, वो तो ये बात स्वीकार कर सकते हैं, पर जो जैन नहीं है या जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, क्या वो प्रेक्षा ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि अध्यात्म का मार्ग है? तो हमें ये समझना है कि अगर कोई आत्मा में विश्वास करे या ना करे, वो अच्छाई में विश्वास करता है, वो ये जानता है कि क्रोध गलत है, क्षमा अच्छी है, जो गुणों में विश्वास करता है, जो सहिष्णुता में विश्वास करता है, जो संयम में विश्वास करता है, और जो सुख शांति अपने जीवन में पाना चाहता है, वो सब इस मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सुख और शांति ये कहाँ है? ये अध्यात्म में ही है। अब वो डायरेक्ट अध्यात्म को माने या ना माने, यदि उसे चैन चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसे इनडायरेक्टली अध्यात्म स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उसे आप ये समझा सकते हैं कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम शांति का मार्ग स्वीकार करो। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मतम उपसंपज्जामि। अगर कोई मार्ग है, तो अगर मार्ग नहीं होगा तो आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए मार्ग चाहिए, मार्ग चाहिए, इसीलिए मैं अंतर्दर्शन की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ। यानी मैं अध्यात्म का मार्ग स्वीकार करके अंतर्दर्शन, आत्मदर्शन करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आत्मदर्शन के लिए, अंतर्दर्शन के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करता हूँ। और लास्ट बताया गया नंबर 4, संयमम उपसंपज्जामि। यानी मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ।
यानी मैं अंतर्दर्शन की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ, उससे मुझे आध्यात्मिक अनुभव होगा। तो प्रेक्षा ध्यान में ये 4 दीक्षाएं स्वीकार की जाती है। सबसे पहला, मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पहले हम अपनी मानसिक तैयारी करते हैं, उसके लिए हमें कोई मार्ग चाहिए, तो मार्ग है अध्यात्म का मार्ग। उस मार्ग से क्या होगा, हमें अंतर्दर्शन मिलेगा, हम अंतर्दर्शन कर सकते हैं, और अंतर्दर्शन करने से हमें संयम रूपी आध्यात्मिक अनुभव होगा। इसीलिए हम प्रेक्षा ध्यान की साधना करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ स्टेप्स सीखे थे कि क्या क्या हम प्रेक्षा ध्यान के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। वो सब बाहरी चीजें थी। आज हम भीतरी चीजें भी जानेंगे कि भीतर से अपने माइंड से रिलेटेड या अपने भावों से रिलेटेड हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो जब हम बाहरी चीजों की बात करते हैं तो वहां आपका पोस्चर, सिटिंग पोस्चर आ जाता है, हैंड्स पोस्चर आ जाता है, आंखें बंद होना आ जाता है, आपका स्पाइन और नेक स्ट्रेट रहना चाहिए। और उसके बाद हम अपने गोल्स डिसाइड करते हैं, हम वेज डिसाइड करते हैं कि हम कैसे करेंगे ध्यान। आत्मा के द्वारा, आत्मा को देखकर हम ध्यान करेंगे, और मेरा लक्ष्य है मैं चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान करूंगा। अब यहाँ हम समझते हैं कि हमें आंतरिक क्या तैयारी करनी है। तो उन आंतरिक तैयारियों को 5 उपसंपदा कहते हैं। उपसंपदा आप समझ लीजिए एक तरीके से जीवन दर्शन है या वे ऑफ लाइफ है, कैसे हमारी लाइफ होनी चाहिए। यानी कैसी लाइफ होगी तो हम ध्यान बहुत अच्छा कर पाएंगे। और स्पेशली अगर किसी को ध्यान में रुचि नहीं भी हो तो भी ये जीवन दर्शन है, यानी वे ऑफ लाइफ, यानी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यदि आप ध्यान में इंटरेस्टेड ना हो तो भी उन लोगों के लिए भी ये 5 उपसंपदाएं बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली उपसंपदा क्या है, तो सबसे पहली उपसंपदा के लिए बताया गया कि हमारा जीवन जो है वो क्रियाओं से भरा है। हम अपने जीवन में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, खाना पीना, सोना, बोलना, बैठना, चलना, बहुत सी क्रियाएं, सोचना और खाना बनाना, काम करना, ऐसे ना जाने कितनी क्रियाएं होती है। तो इन क्रियाओं को अगर हम 2 पार्ट में भाग करें तो एक हो गई द्रव्य क्रिया, दूसरी हो गई भावक क्रिया। जब द्रव्य क्रिया में हमारे प्राण जुड़ते हैं, यानी चेतना जुड़ती है, तब वो भावक क्रिया बन जाती है। कैसे, इसे हम थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। यदि जानते हुए क्रिया हो रही है, यानी तो भावक क्रिया, यानी आपको पता चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं। चलते समय आपका राइट पैर आगे किस समय जा रहा है, लेफ्ट पैर आगे किस समय जा रहा है, आप रुक रहे हैं तो कितनी देर रुक रहे हैं। जब हम जानते हुए क्रियाएं करते हैं उसे हम भावक क्रिया कहते हैं। यदि जानते हुए नहीं करते, यानी अन्य मनस्क होकर कहते, यानी मन कहीं है और क्रिया कुछ और है, तो अन्य मनस्क क्रिया क्या हो जाती है, द्रव्य क्रिया। द्रव्य क्रिया जो है वो प्राणवान नहीं होती। नॉर्मली द्रव्य तो एकदम क्लीन फॉर्म होता है, राइट? जैसे हम लोग समझते हैं कि वो तो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो द्रव्य द्रव्य, आत्मा की बात अलग है, यहाँ पर द्रव्य क्रिया की बात हो रही है। मुझे लगा अगर द्रव्य का यूज अक्रॉस सब चीजों में एक ही जैसे ही होता होगा।
नहीं नहीं, वैसा नहीं है। आपको? अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे एक होता है द्रव्य मन और एक होता है भाव मन। तो हम्म, जो हम सोचते हैं, जो हमारी सोचने की क्रियाएं हैं, वो भाव मन है। लेकिन वो सोचने की क्रिया संपादित कैसे होती है? उस क्रिया को संपादित करने के लिए बाहर से पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, फिर उसको सोच रूप में परिणमित किया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और फिर सोचा जाता है। तो वो हम्म, हो गया द्रव्य मन। और जब हम सोच रहे हैं, सिर्फ भावों से रिलेटेड जो चीज होती है, वो हो गया भाव मन। ये थोड़ा सा डीप है। अगर मैं वचन की बात करूं तो हमें ऐसा समझना चाहिए, अभी मैं बोल रही हूं तो जो बोलने का प्रोसेस है वो ये है कि बोलने के लिए पहले मैं बाहर से पुद्गलों को ग्रहण करती हूँ, फिर वो बोलने के रूप में कन्वर्ट होते हैं, यानी वो शब्द के रूप में कन्वर्ट होते होंगे, और फिर जब मैं बोलती हूँ तो वो बाहर आते हैं। यानी जब मैं बोल रही हूं तब वो वचन योग है, पर उससे पहले हम मैं जो पुद्गल ग्रहण कर रही हूँ और वो बोलने के रूप में परिणमित हो रहा है, वो सब द्रव्य वचन कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर द्रव्य का मतलब वो है जो मूल नहीं है, या जो ऊपरी है, जो ग्रॉस है, जो सरफेस लेवल पे है, उसे हम द्रव्य समझ सकते हैं। और जहां पर चेतना जुड़ती है, प्राण जुड़ते हैं, उसे हम भाव कह सकते हैं। वैसे ही द्रव्यलेशा भावलेशा आती है। जो हम्म, बाहर का ऑरा हमारा कलर से बनता है, उसे हम द्रव्य लेशा कह सकते हैं। पर वो द्रव्य लेशा हमारी भाव धारा पर डिपेंड करता है, वो भाव लेशा हो गए। तो ऐसे तरीके से द्रव्य भाव के अलग अलग टर्म्स में अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो जो द्रव्य क्रिया है वो ये हो गई जिसमें तन्मयता नहीं है, चेतना नहीं जुड़ी है, प्राण नहीं जुड़ा है, वो द्रव्य क्रिया हो गया। और जिसमें प्राण जुड़ते हैं, वो भावक क्रिया बन जाती है। हाँ ठीक है, आई थिंक वो ज्यादा इट मेक सेंस। हाँ, कहा गया जानान करोमि भावोयम, अजानन द्रव्य मुच्यते, तन्मना इति भावोयम, द्रव्य द्रव्य मन्य मना भवेत। यानी जानकर जब करते हैं तो वो भावक क्रिया, अनजाने में कर रहे हैं, बस करते चले जा रहे हैं, जैसे प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थ पता नहीं है, बस बोलते चले जा रहे हैं। क्या बोला, क्या भाव होने चाहिए, क्या अर्थ है, जब तक नहीं पता तब तक वो आपका भाव प्रतिक्रमण मूल रूप में नहीं बनता। ये हम ग्रॉस बात कर रहे हैं, अन्य में परिणमन हो सकता है, लेकिन जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तब तक हमारे भाव नहीं जुड़ते हैं। इसीलिए सूत्र याद करते हैं तो आप कहते हैं कि समझी जी सूत्र याद नहीं करेंगे क्योंकि मतलब नहीं पता। तो मतलब तब पता होता है जब उसके भावों को हम जानते हैं, तब तक वो एक तरीके से द्रव्य होता है। तो वैसे ही क्रिया में जब भाव नहीं जुड़ते, तन्मयता नहीं जुड़ती, चेतना नहीं जुड़ती, जिसका मतलब है जागरूकता नहीं जुड़ती, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ द्रव्य क्रिया होती है, भाव क्रिया नहीं होती। और जितनी द्रव्य क्रिया होगी, भाव क्रिया नहीं होगी, उतनी हमारी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, या मुझे बोलना चाहिए एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। अगर भावक क्रिया होगी तो एनर्जी कम कंज्यूम होगी। जैसे सपोज हम विहार कर रहे हैं, ये हमारा स्वयं का प्रयोग किया हुआ है। हम विहार कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या इधर उधर कहीं चिंतन जा रहा है, तो हमारी गति, चलने की गति स्लो हो जाती है। बट जैसे ही हम भावक क्रिया में आते हैं, मेरा कौन सा लेग आगे गया, अभी कौन सा लेग पीछे, नेक्स्ट मेरे को कौन सा लेग आगे रखना है, एरिया समिति का प्रयोग करते हैं, तो अपने आप मेरी गति फास्ट हो जाती है। जहां जहां भावक क्रिया होगी वहां थकान कम होगी, जहां द्रव्य क्रिया ज्यादा होगी वहां थकान ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन वहां शायद ज्यादा होता है। इसीलिए भावक क्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं, क्रिया और चेतना जहां ये इक्वेट होके वन होते हैं, वो है द्रव्य क्रिया और वो है भाव क्रिया। लेकिन जहां पर क्रिया की दिशा और चेतना की दिशा इक्वेट नहीं हो रही, यानी अलग अलग दिशा है, तो वो एक नहीं होते, वो हो गई द्रव्य क्रिया।
आई थिंक ये अब आप लोगों को क्लियर होगा। वंदामी जी, तो ऐसा हो सकता है कि द्रव्य क्रिया ना हो पर सिर्फ भाव क्रिया हो, कि हम वो क्रिया नहीं कर रहे हैं बट हम उसका सिर्फ भाव ही कर रहे हैं, हमारी चेतना वो क्रिया से जुड़ी है पर हम वो क्रिया नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भावक क्रिया का मतलब ऐसा है कि आप जो क्रिया कर रहे हैं उसमें अपनी चेतना को जोड़ना है। अगर वो उसमें आप चेतना को नहीं जोड़ते तो वो केवल भाव होता है, भावक क्रिया नहीं होती। तो भावक क्रिया का मतलब है आप अपनी क्रिया में अपनी चेतना को जोड़ें। खाते समय सिर्फ खाएं, यानी खाते समय अगर सोच रहे हैं तो यू आर नॉट जस्ट डूइंग भावक क्रिया, दैट इज द्रव्य क्रिया। सो ईट while you eat, play while you play, meditate while you meditate, and just work while you work। तो ऐसी एक स्टोरी भी आती है कि एक साधु था, उनके एक व्यक्ति दर्शन करने आता है और उनसे पूछता है कि आपकी जीवनचर्या क्या है। तो उसने साधु ने कहा कि जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, भूख लगती तो खा लेता हूँ, और जब कुछ भी इच्छा नहीं होती तो अपना कार्य कर लेता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा तब तो आपके और मेरे बीच में कोई अंतर ही नहीं है, मुझे भी भूख लगता है तो मैं खा लेता हूँ, जब काम करने का समय होता है काम कर लेता हूँ, और जब मुझे नींद आती है तब मैं सो जाता हूँ। तो उस संत ने कहा कि हाँ, ज्यादा अंतर नहीं है पर थोड़ा अंतर है। तो वो थोड़ा अंतर क्या है कि खाते समय मैं सिर्फ खाता हूँ, पढ़ते समय मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, सोते समय मैं सिर्फ सोता हूँ, लेकिन तुम खाते समय घूमते भी हो मन से और सोचते भी हो। तो वो क्या हो गई? द्रव्य क्रिया। लेकिन जो काम कर रहे हैं उसे पूरी तन्मयता के साथ जब हम करते हैं वो हो गई भावक क्रिया। जैसे जब आप अपने पसंदीदा काम करते हैं तो आप उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं, फिर उस काम से आपको थकान नहीं होती। सपोज किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है तो वो पेंटिंग में घंटों बिता सकता है, लेकिन कभी भी उसको बोरिंग नहीं लगेगा और कभी उसकी थकान नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी भाव चेतना के साथ वो कार्य कर रहा है। तो वैसे ही हमें बताया गया कि आप बैठे बैठे ध्यान 1 घंटे कर सकते हैं, आधे घंटे कर सकते हैं, पर दिन भर तो नहीं कर सकते। तो दिन भर की चंचलता और 1 घंटे की स्थिरता इक्वेट कैसे होगी? तो उसका समाधान गुरुदेव ने बताया है कि दिन भर हमारे अगर भावक क्रिया रहती है तो हम दिन भर ध्यान मुद्रा में रह सकते हैं। क्लियर हुआ कोमल जी? हाँ जी, थैंक यू वंदामी जी। ठीक है, रितु जी आप यहाँ पे हैं, आपका हैंड रेज हुआ था। सॉरी, वो मेरा ही नाम था, मेरा लॉगिन है रितु। तो हम द्रव्य हमने भावक क्रिया के बारे में समझ लिया। अब हम भावक क्रिया के क्या क्या आयाम है हम उसे जानते हैं, यानी भावक क्रिया को हम कैसे अप्लाई करें। भावक क्रिया अप्लाई करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम द्रव्य क्रियाएं कर रहे हैं, भावक क्रिया पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो हम भावक क्रिया को कैसे अपने जीवन में लाएं, इसके 3 आयाम बताए गए हैं। पहला, सतत जागरूक रहना। सतत जागरूक रहना यानी प्रमाद नहीं करना। तो जब हम सतत जागरूक रहते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं, तब हम भावक क्रिया में पहुंच जाते हैं, यानी हम भावक क्रिया को फॉलो कर पाते हैं। तो सतत जागरूकता क्या है? सतत जागरूकता का एक आयाम है मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा की स्थिति से बाहर जाते ही प्रमाद शुरू हो जाता है। तो सतत जागरूकता रहे मैं आत्मा हूं, यानी आपकी हर क्रिया में मैं आत्मा हूं यह भाव अगर रहता है तो आपका भावक क्रिया फलित हो सकता है। नेक्स्ट बताया गया वर्तमान में जीना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम
जनरली भविष्य की कल्पना या अतीत की स्मृति, इसमें उलझे रहते हैं। कैसे? कल हमने जो कार्य किया था यह तो बहुत अच्छा था, उसी के बारे में हम सोचते रहेंगे, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, बहुत खाया, बहुत मेहनत की। या फिर आगे जो कार्य करना है वो ऐसा करना है, वो वैसा करना है, उसमें ये इनपुट होना चाहिए, उसका ये आउटपुट होना चाहिए, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो जनरली हम कहाँ रहते हैं? अतीत या भविष्य में। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वर्तमान में ज्यादा जीना है। जिस दिन हम वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, या जितने जितने क्षण हम वर्तमान में जिएंगे, हम सुखी रहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। किसी ने संकल्प किया कि मुझे लंबी तपस्या करनी है। एक दिन बीता, उसने सोचा अरे अभी तो 29 दिन बाकी है। 2 दिन बीता, अरे अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 28 दिन बाकी है। 4 दिन हुए, 4 ही दिन हुए हैं, 26 दिन बाकी है। तो उसे ये सूत्र ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तक आज मैं सिर्फ और सिर्फ उपवास ही कर रहा हूं। तो वर्तमान क्या है? सिर्फ मेरा आज का उपवास। वर्तमान ये नहीं है कि अरे 25 दिन हो गए मैंने खाए नहीं, और वर्तमान ये भी नहीं है कि अरे 25 दिन और मुझे खाने नहीं है। वर्तमान क्या है? अभी अभी आज मेरा उपवास है, बस इतना ही वर्तमान है। जैसे ही हम वर्तमान में जीने लग जाते हैं, हमें बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा संबल प्राप्त हो जाता है। जैसे सपोज किसी को इंफॉर्मेशन मिली कि उसके यहाँ ऐसा काम होने वाला है। सपोज स्टॉर्म की बात करें, जो अभी काफी एक हफ्ते से बहुत ज्यादा चर्चित है। अरे आने वाली वीकेंड में बहुत स्टॉर्म होने वाला है, बहुत ठंड होने वाली है, बहुत ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। रात को 12 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन रात को 12 बजे शुरू नहीं हुआ। शुरू कब हुआ? सुबह। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस समय जो क्षण जो क्रिया को देना चाहिए उसे हम दे, वर्तमान में रहें, तो हम अपने भावक क्रिया को फलित कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। हम भविष्य और अतीत से पूरा कटकर नहीं जी सकते, ये बात सत्य है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम पूरा कटकर नहीं जी सकते, बट हम इनके अनावश्यकता से बचें। जो भी अननेसेसरी है उससे हम जरूर बचने का प्रयास करें, अननेसेसरी को अवॉइड करें और वर्तमान में जीने का प्रयास करें। वर्तमान में हम जिएंगे तो हमारा जीवन ज्यादा सुखद होगा। अगला बताया गया, जानते हुए करना। यानी जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, हमें उसे जानते हुए करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक हो गया केवल गमन, यानी केवल चलना। एक हो गया गमन योग, यानी जानते हुए चलना। एक हो गया वचन, केवल बोलना। एक हो गया वचन योग, यानी जानते हुए बोलना। ये वचन योग और तत्व ज्ञान में जो वचन योग पढ़ा जाता है, इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ एस्पेक्ट दूसरा है। जानते हुए जब हम बोलते हैं तो हम अननेसेसरी से बच जाते हैं। जानते हुए अगर आप बोल रहे हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, कितना बोलना चाहिए, उसका अफेक्ट क्या होगा। तो इसी तरीके से जो भी कार्य करें, जब हम प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगाते हैं तो गमन योग का प्रयोग करवाया जाता है। यानी आप देखते हुए चले, आपका कौन सा पैर अभी आगे जा रहा है, कौन सा पैर पीछे जा रहा है, राइट लेफ्ट लेफ्ट, या ऐसे करते हुए चले, या फिर स्टेप्स काउंट करते हुए चले। तो जब वो क्रिया हम करते हैं तो उससे हमारी भावक क्रिया फलित होती है। तो भावक क्रिया फलित होने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? सतत जागरूकता रहनी चाहिए, वर्तमान में हम होने चाहिए और जानते हुए हम कार्य कर रहे हैं। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप आहार कर रहे हैं, आपने बाइट लिया, आपको पता भी नहीं चला, आपने उसे निगल लिया। 1-2 बार चबाया, 3 बार चबाया, निगल लिया।
लेकिन चबाना तो 32 बार चाहिए, तो अब क्या करें, याद ही नहीं रहता है। और इतना काउंटिंग कौन करे, इतना काउंटिंग करने से जबड़े दुखने आने लग जाएंगे, क्योंकि जबड़ों को आदत नहीं है। तो क्या करो, जानते हुए खाओ, यानी बस देखो मैं चबा रहा हूं, अपने आप आपके चबाने की आपके जो चबाने का जो स्पैन है, जो उसकी काउंटिंग है, वो लंबी हो जाएगी। तो कोई भी क्रिया हम जानते हुए जब हम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी क्रिया होती है, बहुत गहरी होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है और अच्छी क्वालिटी की क्रिया होती है। तो हम जनरली भावक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, पर मल्टीटास्किंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें भावक क्रिया का प्रयोग करना है, जैसे खाते समय टीवी देखना, खाते समय स्क्रीन देखना, खाते समय मोबाइल में एंगेज्ड रहना। तो कहा जाता है इससे आपके ब्रेन को पता नहीं चलता कि उसे कौन से एंजाइम्स क्रिएट करने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या एंटरटेनिंग एंजाइम्स, वो दोनों में कंफ्यूज रहता है। इसीलिए बहुत बार खाने के बाद पता नहीं चलता अरे कितना खा लिया। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आई है कि सेठ अपने मुनीम से पूछ रहे, अरे मुनीम जी मैंने आहार कर लिया क्या? तो मुनीम जी कहते हैं, सेठ जी अभी तो जस्ट आप आहार करके आए, यानी खा लिया पूरा, पता भी नहीं चला। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है, तो हमें भावक क्रिया का प्रयोग करना है। ये है पहली उपसंपदा भावक क्रिया। दूसरी उपसंपदा है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। हमारे कार्यों के साथ हमारे रिएक्शंस जुड़े हुए होते हैं, एक्शंस के साथ हमारे रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस को जितना हम कंट्रोल करेंगे, उतना उतना हम ध्यान में जब बैठेंगे तो हमारे लिए वो सहायक बनेगा। तो रिएक्शंस कहीं कहीं जरूरी भी होते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव रिएक्शन से बचना है। अब जैसे मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपने तो बोला नहीं भाई प्रतिक्रिया विरति करनी है, रिएक्ट नहीं करना, तो भाई शांत बैठे रहो। ये नहीं है। प्रतिक्रिया विरति का मतलब है नेगेटिव रिएक्शन से बचना। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मेरे प्रश्न पूछने का अर्थ क्या होगा? कोई और भी प्रश्न पूछता है और आपने सोचा कि नहीं भाई प्रतिक्रिया विरति करनी, मुझे तो जवाब नहीं देना है, ये प्रतिक्रिया विरति नहीं है। एक्शन का रिएक्शन नेगेटिव ना हो, हमें ये ध्यान देना है। तो ये नेगेटिव कब होते हैं, नेगेटिव रिएक्शंस कब होते हैं? जब इनमें कषाय जुड़ते हैं। हमें इन कषायों के रिएक्शन से बचना है, क्योंकि ये कषायों के रिएक्शन जो होते हैं ये हमारे भीतर बहुत गहरे संस्कार बनाते हैं, बहुत गहराई तक ये चले जाते हैं और इसके बाद इनको निकालना भी मुश्किल होता है। राग द्वेष के जो रिएक्शन है ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, ये सीरीज बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये हमारी चेतना को विकृत बनाते रहते हैं, यानी चेतना के ऊपर जो कार्मिक लेयर है उसे और बढ़ाते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव रिएक्शंस यानी रागात्मक, क्रोधात्मक, मानात्मक, मायात्मक, लोभात्मक, इन सारे रिएक्शन से हमें बचना है ताकि हम प्रतिक्रिया विरति का प्रयोग कर सकें। हम अगर प्रतिक्रिया विरति का प्रयोग करते हैं तो आपके ध्यान की स्थिति बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर प्रतिक्रिया विरति का प्रयोग न हो तो ध्यान में मन जमने में समय लग सकता है, जो हम जनरली बोलते हैं कि बहुत थॉट्स आ रहे हैं। तो हमें ये समझना है थॉट्स को क्रिएट हम ही कर रहे हैं। जो हमने बहुत पहले क्रिएट किए थे वो आज उदय में आ रहे हैं, और जो आप आज उदय क्रिएट करेंगे वो कभी ना कभी उदय में आएंगे। तो हमें क्या करना है, प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया से बचना है। सपोज किसी ने आपकी तारीफ की, आप तो ये काम बहुत अच्छा करते हैं, आप जनरली
तारीफ से फूले समा जाएंगे और वहीं पर प्रतिक्रिया विरति हो जाएगी। तो हमें उस समय क्या ध्यान रखना है, हम क्या बोले, बस ये ठीक है, गुरुदेव की कृपा है, मैंने ऐसे अमुक व्यक्ति से ये सीखा था तो मैं ये कर पा रहा हूँ, नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ तो अभी अच्छा होने लग गया। वैसे ही किसी ने बुराई कर दी, भाई तुम तो ये काम बिल्कुल अच्छे से नहीं करते, बिल्कुल जागरूकता से नहीं करते, तो हम वापस नेगेटिवली रिएक्ट कर देते हैं। तो हमें कठपुतली नहीं बनना है। कठपुतली मतलब क्या होता है, कठपुतली को जैसे नचाओ वैसे वो नाचेंगे। तो जब हम प्रतिक्रिया के साथ रहते हैं तो हम कठपुतली बन जाते हैं। किसी ने अच्छा कहा हम बहुत खुश हो जाएंगे, किसी ने अच्छा नहीं कहा हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, एंड दैट्स हाउ दिस रिएक्शन ऑफ चेन गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें प्रतिक्रिया विरति करनी है, हमें रिएक्शन से बचना है। सपोज किसी ने कुछ कहा, आपने क्रोध कर दिया, तो क्रोध एक रिएक्शन है। उस क्रोध के कारण जो आपके मन में है वो आपसे आपके वचन में भी आ सकता है, वचन से काया में भी आ सकता है, काया से बाहर जा सकता है। सपोज आपके मन में बहुत गुस्सा आया किसी के प्रति, अब आपके वचन में आ गया कि मन तो करता है इसे एक थप्पड़ लगा दूं, आपने एक थप्पड़ लगा दी, फिर उसका रिएक्शन बाहर कुछ और होगा, फिर उसके फ्रूट्स आपको भोगने पड़ेंगे। यानी अगर रिलेशन खराब हो गया, वो व्यक्ति गुस्सा हो गया, अगर आपको उससे काम निकलवाना है तो आपको और दिक्कत। तो हमें रिएक्शन से बचना है। जितना हम रिएक्शन से बचेंगे उतना हम ध्यान में स्थिर हो पाएंगे। नहीं तो आंख बंद करती, अरे सुबह ये किया था, सुबह वो किया था, शाम को ये किया था, ये बाकी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा बोलना रह गया, ऐसे बोलने से वो चुप हो जाता, ना जाने कितनी स्थितियां बन जाती हैं। तो आप समझदार हैं, मैं इसे और इलाबोरेट नहीं करूंगी, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रतिक्रिया विरति करना है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना है और नेगेटिवली रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और हर जगह रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी नहीं है। हम जनरली ऐसा देखते हैं कि हम क्लासेस ले रहे हैं या प्रवचन चल रहा है, अचानक से कहीं से आवाज आई, सबका ध्यान उधर चला गया। अचानक कोई किसी को बुलाने आया, सबका ध्यान उधर चला गया। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रतिक्रिया करने की बहुत ज्यादा आदत है। ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, चीज रह जाती है, जो सुन रहे थे वो समझनी रह सकती है। तो हर जगह आपको देखना जरूरी नहीं है, हर शब्द को सुनना जरूरी नहीं है, हर शब्द को बोलना जरूरी नहीं है, हर स्पर्श को स्पर्श करना जरूरी नहीं है, हर स्मेल को सूंघना जरूरी नहीं है। तो ध्यान के द्वारा हम अपनी जागरूकता अपनी बढ़ाएं कि क्या शब्द मुझे सुनना है और क्या नहीं सुनना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे शब्द आपको सुनाई देंगे, बहुत सारे स्पर्श भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय अगर हमारी प्रतिक्रिया विरति नहीं सधेगी, बार बार हम डिस्टर्ब होते जाएंगे। जैसे मैं मेरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में जब ध्यान शुरू किया था तो जनरली मैं शाम के समय शुरू करती थी और मैं उस समय घर पे थी। तो मेरी संसार पक्षी बहन उस समय जब भी टीवी ऑन करती थी तो बहुत हाई वॉल्यूम पे टीवी चलता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि वो इतना हाई क्यों सुनती है, क्यों मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो उस पर गुस्सा आता था, फिर धीरे धीरे खुद पे समझ में आया कि मेरे कंसंट्रेशन की कमी है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो हम अगर वहां रिएक्ट करेंगे तो हमारे कर्म और बंधते चले जाएंगे। हमें रिएक्शन लेस की ओर जाना है। तो गुरुदेव की, आचार्य महाप्रज्ञ जी की ऐसी स्थिति थी कि भर प्रवचन के बीच में वो थॉटलेसनेस के स्टेट में चले जाते थे, वो साहित्य सृजन कर सकते थे, वो बुक लिख सकते थे, उनमें ऐसी क्षमता जागृत हो गई थी। तो हमें प्रतिक्रिया विरति का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है मैत्री। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्ति में सव भूएसु, इसका मतलब क्या है, मेरी सबके साथ, सभी भूत के साथ, भूत यानी प्राणी, मित्ति में सव भूएसु,
यानी सभी भूतों के साथ, यानी सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है। मैत्री का मतलब राग नहीं होता। मैत्री का मतलब ये नहीं है कि द्वेष नहीं है पर राग है। मैत्री का मतलब है राग भी नहीं होना, न राग न द्वेष, ये है मैत्री। तो हमें अपने ध्यान में मैत्री का प्रयोग करना है, और जब ध्यान नहीं कर रहे हैं तब स्पेशली अपने व्यवहार में, अपने रिलेशंस के साथ और दुनिया के सभी प्राणियों के साथ मैत्री का प्रयोग करना है। मैत्री का प्रयोग हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में होता ही है जिससे हमारी नहीं बनती, नहीं पटती। तो वो व्यक्ति अगर आपसे हायर लेवल पे है तो आपको परेशान करेगा, और आपसे लोअर लेवल पे है तो आपको इरिटेट करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें मैत्री की अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, यानी उस व्यक्ति के प्रति मेरा ना राग है न द्वेष है। इस मैत्री के प्रयोग से हम अपने जीवन को बहुत ही सुलझावा बना सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन जो है उलझता चला जाता है। कोई सामान्य व्यक्ति है, उसकी कोई हैबिट आपको अच्छी नहीं लग रही है, और ना उसे बोल सकते हैं, ना उसे छोड़ सकते हैं, ना उसे छुड़वा सकते हैं, तो क्या करें? बार बार इरिटेट होते रहें? नहीं, मैत्री का प्रयोग करो। मेरे अमुक व्यक्ति के अमुक हैबिट के साथ मेरा मैत्री का संचार हो रहा है, अमुक व्यक्ति का मेरे प्रति मैत्री का संचार हो रहा है। तो मैत्री का मतलब है न राग न द्वेष। जनरली मैत्री का मतलब लोग राग समझते, फ्रेंडशिप होना, बट यहाँ मतलब है न राग न द्वेष, समत्व का भाव, समता का भाव। तो ध्यान जब हम कर रहे हैं तब तो सभी जीवों के साथ मित्रता का भाव रखना ही है। जब आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो भी हम जीवों के साथ मित्रता का प्रयोग करें। यदि हम मित्रता का प्रयोग करते हैं तो आप अनावश्यक हिंसा से बचेंगे। सपोज आप क्रूज पार्टी में गए, वहां पर बहुत हिंसाएं होती है। उस समय अगर आपके मन में ये भावना आती है कि वो भी जीव मेरे मित्र हैं, तो आप अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। तो ये अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम अनावश्यक हिंसा से बचें और राग और द्वेष दोनों से बचने का प्रयास करें। नेक्स्ट है मिताहार। तो फर्स्ट था भावक क्रिया, जानते हुए करना, जागरूक रहना, वर्तमान में रहना। सेकंड था प्रतिक्रिया विरति, यानी क्रिया पे अगर प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया में प्लस कषाय होते हैं तो ये शत्रुता पैदा करता है, यानी एनमिटी, एनिमीनेस पैदा करता है। क्या लिख रही हूँ? एनिमी क्रिएट करेगा। और वही प्रतिक्रिया के साथ अकषाय हो तो वो मैत्री पैदा करेगा, मित्रता पैदा करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें मित्रता की ओर जाना है, शत्रुता की ओर नहीं जाना है। नेक्स्ट है फोर्थ मिताहार। प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए मिताहार का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मिताहार मतलब मित यानी सीमित आहार। तो सीमित आहार का क्या मतलब है? रित, मित और हित। रित, मित और हित खाना। तो हित का मतलब क्या है? जो हमारे लिए अच्छा है वो खाना।
मित का मतलब है लिमिटेड और ऋत का मतलब है, इसका मतलब लिमिटेड। एक मिनट, तो इसका मतलब देखना पड़ेगा, लेकिन हमें मूल जानना है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो जब हम कितना खाना है की बात करते हैं, तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि बार बार नहीं खाना है, मिनिमम 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 3 बार, बट उससे ज्यादा नहीं खाना है। जब हम बार बार खाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है बार बार उस फूड को डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगाता है। तो जो एनर्जी हमारे ब्रेन तक जानी चाहिए, हमारे डेवलपमेंट में जानी चाहिए, चैनलाइजेशन में जानी चाहिए, वो बार बार नीचे पेट में डाइजेशन में ही रह जाती है। इससे हमें थकान ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि बार बार नहीं खाना, और जब खा रहे हैं तो कितना खाना। तो इसके लिए एक माप दिया गया कि आप जब आहार करते हैं तो आपको एक हल्की डकार आएगी। जब हल्की डकार आती है तो वो कहती है कि अब हमें खाना पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए, यानी अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसे कंप्लीट कर लो, और लेने की जरूरत नहीं है। अब जब दूसरी डकार आती है, दूसरा बर्प आता है, तो इसका मतलब हमारा जो स्टमक है हमें इंडिकेट कर रहा है नाउ स्टॉप, हो चुका है, बस इतना ही हम पचा सकते हैं। तो कितना खाना है तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे द्रव्यों की सीमा हो, हमारी रूट वेजिटेबल्स की सीमा हो, क्योंकि ध्यान के लिए सिंपल आहार रिक्वायर्ड है। अगर बहुत ज्यादा तामसिक आहार करते हैं या राजसिक करते हैं, यानी बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाले या फिर रूट वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो हमारी बॉडी को पचाने में बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, जिससे हमारी एनर्जी सेव नहीं हो पाती, चैनलाइज नहीं हो पाती, और एक दूसरे से मैं कहना चाहूंगी वेस्ट हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ध्यान के लिए हमें अच्छा आहार करना है जो सिंपल सात्विक आहार हो। एक बार एक व्यक्ति के घर, एक जो लेखक थे उनके घर गुरुदेव तुलसी पधारे। मैं घटना को अपने शब्दों में आपको बताने का भाव रखती हूँ। तो उनके घर जब आहार लिया गया तो बहुत सिंपल आहार आया। तो आचार्य श्री तुलसी के मन में जिज्ञासा उठी कि वो व्यक्ति इतना सिंपल आहार क्यों कर रहा है। तो व्यक्ति उस आचार्य श्री तुलसी ने उस व्यक्ति से कहा कि आपके घर इतना सिंपल आहार कैसे। तो उस व्यक्ति ने कहा, आजकल मैं लेखन का कार्य कर रहा हूँ, यानी मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी ब्रेन में चाहिए। तो ब्रेन में एनर्जी ज्यादा तभी पहुंचेगी जब आहार हमारा सरल और सात्विक होगा। क्वांटिटी कम, लिमिटेड आहार, और जो क्वालिटी फूड है वो भी होना चाहिए। और हमें कितना खाना है ये ध्यान रखना है। पहली डकार आए तो उसके बाद नया आहार लेने की जरूरत जनरली नहीं है। वो आप देख लें, अपने अपना समय, अपने अपने शरीर की बात होती है, लेकिन उसके बाद एक इंडिकेशन आ जाता है कि अब बस कंप्लीशन की ओर जाओ, अब कंप्लीट करना है, और जैसे ही दूसरा डकार आए तो उसे कंप्लीट कर देना चाहिए। कब खाना, हम जानते हैं रात को नहीं खाना, सूर्योदय के बाद ही खाना, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक नहीं खाना। अगर खाना भी है, अगर आप पूरा अवॉइड नहीं कर सकते तो ऐसी चीज ना खाएं जिसको पचने में बहुत समय लगता हो, ऐसी चीज खाएं जिसको पचने में कम समय लगता है। वैसे मूल में तो विदाउट सनलाइट बहुत ज्यादा आहार पच नहीं पाता है। तो ये ध्यान रखना है कि रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। आहार ध्यान करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सिंपल, सात्विक और समय पे आहार होना चाहिए। बेस्ट टाइम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं 11 AM to 12 PM, यानी दोपहर में जो 11 से 12 का समय होता है, उस समय हमारा बॉडी जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है अपने आप। तो वो समय बेस्ट समय होता है आहार करने का।
उसके आगे पीछे आहार करने से डाइजेशन में थोड़ी सी हल्की फुल्की दिक्कत या ज़्यादा डाइजेशन रिक्वायर्ड होता है, और रात को तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है 11 से 12 के बीच में अगर हमारा भोजन हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। हमें मिताहार का बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो कैसे खाना है, चबा चबा के खाना है, जानते हुए खाना है, देखते हुए खाना है, तो वो हमारा क्वालिटेटिव ईटिंग होगा, यानी ईट व्हाइल यू ईट। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी का ऐसा फरमाना है कि अगर तुम एक बादाम भी चबाते हो तो बादाम को भी 32 बार चबाओ। दांतों का काम आंतों को न करना पड़े, इस चीज का ध्यान रहे। चबा चबा के खाओ। याद कैसे रहे, बहुत सिंपल है। जहां आहार करते हो वहां स्टिक नोट लगा दो कि मुझे देखते हुए खाना है, मुझे जानते हुए खाना है, मुझे चबा चबा कर खाना है। नेक्स्ट है मितभाषिता। मितभाषिता का मतलब होता है कम बोलना। मित सीमित, लिमिटेड भाषण। बोलना हमारी बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए पहले हमें पुद्गलों को ग्रहण करना होता है, फिर वो बोलने के रूप में परिणमित होते हैं, फिर हम बोलते हैं। तो जब हम उन पुद्गलों का विसर्जन करते हैं तब वो वचन योग बनता है। तो बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, कब बोलना, हमें इस चीज का बहुत गहराई से ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा मौन का प्रयोग करना है, क्योंकि ज्यादा बोलना मतलब ज्यादा रिएक्शंस, मतलब ज्यादा नए संस्कार जन्मने, ज्यादा नए संस्कार जमेंगे तो ध्यान में दिक्कत होगी। सपोज आपने आज सीरीज देखी, अब आप ध्यान करने बैठ रहे हैं, तो आपका ध्यान आपकी चेतना में जाएगा या सीरीज में जाएगा? ऑफ कोर्स सीरीज में जाएगा। आगे क्या होना चाहिए, पीछे क्या हुआ था, इसी थॉट में हम उलझे रहेंगे। तो यानी हमने प्रतिक्रिया की विरति नहीं की। तो हमें ध्यान रखना है कि बोलते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है जो हमें आगमों में बताया जाता है, ना पुट्ठो बागरे किंची, यानी बिना पूछे मत बोलो। यदि आपसे पूछा जाए तो ही आप बताएं, बिना पूछे ना बताएं। हाँ, समय, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव आपको देखना पड़ेगा। कहीं सलाह मशवरा देना इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, कहीं इम्पोर्टेंट चीज भी हो सकती है, वो अलग बात है। पर जनरल टॉक में बिना पूछे मत बोलो। सुनो ज्यादा, बोलो कम। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत सेव होती है। आचार्य तुलसी की घटना है कि कुछ उनका कार्यकाल के समय उनको ऐसा लगा कि मेरी अभी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो मुझे एनर्जी को सेव करना चाहिए। तो उन्होंने एनर्जी को सेव करने के लिए मौन का प्रयोग किया, और सच में उनको ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी सेव हुई है। तो हमें कोई ना कोई टाइम ऐसा डिसाइड करना चाहिए अपने दिन भर में जहां हम बिल्कुल मौन रहें, यानी कुछ भी बोलने का अभ्यास प्रयास न रहे। इशारों से ज्यादा बताया जा सकता है। और मौन का एक प्रकार काष्ठ मौन भी होता है। काष्ठ मौन का मतलब है इशारों से भी नहीं बताना, यानी कोई कुछ कहे कोई कुछ ना कहे, बिल्कुल भी बोलना, इशारा नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, ये भी एक मौन का प्रकार होता है। लेकिन इन सबसे ऊंचा एक प्रकार होता है अनावश्यक नहीं बोलना। यानी जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे नहीं बोलना। ये मितभाषिता का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, अनावश्यक नहीं बोलना। आचार्य श्री महाश्रमण जी मौन से भी ऊपर अनावश्यक नहीं बोलने का को ज्यादा महत्व दिलाते हैं लगभग। हालांकि मौन का भी अपनी अपेक्षा दृष्टि से उसका भी बहुत उपयोग है, पर दिन भर में कुछ समय हमारा ऐसा निर्धारित होना चाहिए जब हम कुछ नहीं बोल रहे हों।
कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट ऐसा निर्धारित होना चाहिए जहां हमारे कोई रिएक्शंस इशारे भी ना हो, और मैक्सिमम समय हमारा अनावश्यक बोलने का त्याग होना चाहिए। आप जब ये प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम ये प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव तो से तो हम बचते ही बचते हैं, पॉजिटिवली भी हम बहुत अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान की गहराई में जल्दी जाना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है अपने दिन भर में भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार और मितभाषिता, इन सब का ध्यान रखना है। ज्यादा बोल लेंगे तो ध्यान नहीं होगा, ज्यादा खा लेंगे तो ध्यान नहीं होगा, राग द्वेष ज्यादा होंगे तो ध्यान नहीं होगा, प्रतिक्रियाएं ज्यादा होगी तो ध्यान नहीं होगा, और अगर अजागरूकता है, जानते हुए कोई कार्य नहीं कर रहे तो भी ध्यान नहीं हो पाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तब अलग बात है, बाकी समय में इन 5 चीजों का ध्यान रखना है ताकि हमारा ध्यान गहराई में जा सके। तो ये 5 उपसंपदाएं हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में बहुत से केंद्र बताए गए हैं जहां पर ध्यान का प्रयोग किया जाता है। वो केंद्र कौन से हैं और कितने हैं? तो हम जानते हैं कि हमारे प्रेक्षा ध्यान के अनुसार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 13 चैतन्य केंद्र फरमाए हैं। अब ये चैतन्य केंद्र क्या होते हैं? तो एक ग्रॉस एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि जहां पर चेतना की सघनता होती है उन्हें केंद्र बताया गया है। जैसे हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और जगह जगह पर एनर्जी बहुत ज्यादा वहां पर रहती है, तो उन्हें केंद्र का नाम दिया जाता है। तो टोटल हमारे 13 चैतन्य केंद्र हैं, 13 साइकिक सेंटर्स। इन चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करने से हमारा ध्यान सधता है और जल्दी हम अपने भीतर निखार ला सकते हैं। तो ये चैतन्य केंद्र कहाँ कहाँ हैं? तो हम स्पाइन से शुरू करते हैं। सपोज ये हमारा स्पाइन है, तो स्पाइन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे निचला सिरा होता है ये है शक्ति केंद्र, यानी जहां स्पाइन हमारा एंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है, वो है शक्ति केंद्र। जहां हमारा नेवल है वो है तेजस केंद्र। हमारे वेस्ट लाइन पे यानी नेवल से 4 अंगुल नीचे वेस्ट लाइन पे है स्वास्थ्य केंद्र। नेवल पे है तेजस केंद्र और एंड ऑफ द स्पाइन पे है शक्ति केंद्र। फिर आते हैं मिडिल ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे है आनंद केंद्र। मिडिल ऑफ द थ्रोट, ये है हमारा विशुद्धि केंद्र। मिडिल ऑफ द चेस्ट आनंद केंद्र, मिडिल ऑफ द थ्रोट विशुद्धि केंद्र। अब हम यहां तक जाते हैं तो लगभग हमारा स्पाइन तो एंड हो जाता है, लेकिन अगर स्पाइन ऊपर जाता तो जो पॉइंट रहता मिडिल में वो कौन कौन से केंद्र हैं? तो हमें ये ध्यान रखना है। जीभ पे, जीभ पे ब्रह्म केंद्र, नासिका पे यानी नाक पे प्राण केंद्र,
दोनों आंखों के और आईब्रोज के बीच का पार्ट, यानी ये मेरे आईब्रोज हैं, ये मेरी आंखें हैं, इन दोनों के बीच का पार्ट जो है ये मेरा है दर्शन केंद्र। और मिडिल ऑफ फोरहेड यहाँ है ज्योति केंद्र। अभी और भी केंद्र बाकी है, कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम दोनों कानों पर आते हैं। जो हमारा कानों का एंड पॉइंट है ये है अप्रमाद केंद्र। दोनों आंखों पे है चाक्षुष केंद्र। बीच में जहां महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वो है शांति केंद्र। और हम अगर अपने सिर पर हाथ दे तो जहां से सिर नीचे जाता है, जो उसका मीटिंग पॉइंट है, वो है हमारा ज्ञान केंद्र, जो जनरली सन्यासियों का चोटी का भाग होता है। तो अगर हम सीरीज वाइज चलते हैं तो हमें याद कैसे करना है? सबसे सबसे नीचे है सेंटर ऑफ एनर्जी, शक्ति केंद्र। फिर उससे 4 ऊपर अंगुल ऊपर जो हमारा वेस्ट लाइन है उस पे है स्वास्थ्य केंद्र। नेवल पे तेजस केंद्र। चेस्ट के मिडल में आनंद केंद्र। थ्रोट के मिडल में विशुद्धि केंद्र। जीभ के मिडल में ब्रह्म केंद्र। नाक के मिडल में प्राण केंद्र। दोनों आंखों आईब्रोज के मिडल में दर्शन केंद्र। ललाट के मिडल में ज्योति केंद्र। दोनों आंखों पे चाक्षुष केंद्र। दोनों कानों पे अप्रमाद केंद्र। मिडल ऑफ योर हेडलाइन, ये हमारा हेडलाइन है, हेडलाइन का मिडल है शांति केंद्र। और अंत में है ज्ञान केंद्र। तो जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हम ध्यान में अपनी एनर्जी को, हमारा लक्ष्य होता है कि शक्ति केंद्र से ऊपर ज्ञान केंद्र तक एनर्जी पहुंच जाए। ये हमारा ध्यान के लक्ष्य उपलक्ष्य में एनर्जी चैनलाइजेशन का प्रयोग होता है। तो अब हम थोड़ी देर ध्यान का प्रयोग करें। इसका कुछ वो है क्या, लाइक ऐसा कोई पिक्चर या कोई ऐसा जो हाँ हम है, मैं देख भेजने का भाव रखती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि वो देखने से थोड़ा वंदा में नवम साहब हम्म एक क्वेश्चन पूछूं वंदा में? क्वेश्चंस हम बाद में ले लीना जी। नहीं, इस केंद्र से रिलेटेड ये है। हाँ हाँ बोलिए। जैसे इतनी बार ध्यान करवाया या जो भी सीखा, पर ये टंग के सेंटर में तो कभी आज तक भी ध्यान नहीं सुना ना करवाया किसने। ये जनरली ऋषि लोग करते हैं, ये ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करने के लिए होता है। ब्रह्म अच्छा, इससे टेस्ट बिट्स का या खाने पे कंट्रोल वो सब चीजें नहीं होती रसना है? विजय के लिए होता है। ये आसक्ति आहार के प्रति आकर्षण जो होता है उसके विजय के लिए भी इसमें ध्यान करते हैं। ओके। ठीक है, अब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान के लिए हमें क्या करना है? अपने पोस्चर को पूरा स्ट्रेट रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। अरहम की ध्वनि के साथ हम प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरे। श्वास भरे। श्वास भरे। श्वास भरे।
श्वास भरें। अ श्वास भरें। एक बार और करेंगे। शांत। ध्येय सूत्र संपिक्खये आपागा मापयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। संपिक्खये आपागा मापयेणम्। संपिक्खये आपागा मापयेणम्। See yourself, through yourself, to perceive yourself. Practice Priksha meditation. ध्यान का संकल्प मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का प्रथम चरण कायोत्सर्ग। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक ले जाएं। पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, झुकाव न रहे। पूरा शरीर अनुभव करें शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं। अनुभव करें पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है।
ध्यान के दूसरे चरण पर आते हैं, श्वास प्रेक्षा। अपने चित्त को तेजस केंद्र पर ले जाएं, नाभि का भाग। वहां पर आते जाते प्रत्येक श्वास से होने वाले पेट के मांसपेशियों को सिकुड़ना और फैलने को देखें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलती हैं, अर्थात पेट बाहर आता है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं अथवा पेट भीतर जाता है। श्वास लेते और छोड़ते समय पेट की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें और देखें क्या आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं। श्वास लेते समय पेट बाहर आए और छोड़ते समय भीतर जाए। अपने श्वास के प्रति पूरा जागरूक रहें। आपकी जानकारी के बिना एक भी श्वास न भीतर आए न बाहर जाए। अब अपने चित्त को दोनों नासिका के भीतर, नासिका के दोनों नथुनों के भीतर बीच में संधि स्थल पर ले जाएं। यानी दोनों नॉस्ट्रल से जब हम अंदर जाते हैं तो बीच में एक होल है, वहां पर कंसंट्रेट करें। और वहां पर आते जाते प्रत्येक श्वास को देखने का प्रयास करें।
यदि आपको विचार परेशान कर रहे हो तो अपनी जीभ के अग्रभाग को उलटकर ऊपर तालू पर लगा दें और पूरी जागरूकता अपने दोनों नथुनों के भीतर रखें। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न आए न जाए। अनुभव करें श्वास कैसा है, हल्का, भारी, गरम, ठंडा। उसका स्पर्श कैसा है, उसका रस कैसा है। अब अपने चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, दोनों ललाट का मध्य भाग। भीतर जाएं और वहां पर चमकते हुए पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। पूर्णिमा का चंद्रमा आपके भीतर ललाट पर उदयमान है। उसकी श्वेत रश्मियां पूरे ललाट पर फैल रही हैं। अनुभव करें। अनुभव करें चंद्रमा की श्वेत रश्मियां पूरी ललाट पर फैल रही हैं। पूरा ललाट चंद्रमा की श्वेत रश्मियों से भर गया है। अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। कोई विचार नहीं,
कोई कल्पनाएं नहीं, केवल वर्तमान। अपने जीभ को ऊपर तालू पर लगा के रखें। तीन चार लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। आंखें बंद रहे। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, लें, छोड़ें। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। तुरंत आंखें नहीं खोलेंगे। आपने बहुत एनर्जी सेव की है, उसे सेव करके रखें। आंखों को कुछ देर टिमटिमाएं। ध्यान का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे चैतन्य केंद्र हैं, ये स्किन पे नहीं है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ये स्किन पे नहीं है। ये कहाँ है? ये हमें अपने स्किन से होते हुए अंदर जाना है। अब सपोज आप ये समझ सकते हैं, यहाँ से आपको एक अंदर टनल बनाना है। टनल से आपको स्पाइनल कॉर्ड पे जाना है, यानी आपको नेवल से अंदर एक टनल बनाते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना है। यहाँ से एक टनल बनाते हुए अपने भीतर, अपने लास्ट ब्रेन दीवार जो है, मस्तिष्क की दीवार, वहां तक पहुंचना है। वॉल ऑफ द ब्रेन तक पहुंचना है। स्किन पे नहीं है ये सेंटर्स, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बारे में हम आगे भी और जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इनसे रिलेटेड ग्लैंड्स भी है, यानी ये जो सेंटर्स है, ये ग्लैंड्स के सिक्रीशन से रिलेटेड है। कोई पीनियल है, कोई पिट्यूटरी है, कोई एड्रीनल है, कोई गोनाड्स है, थायराइड ग्लैंड है। तो उसकी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी, तो हम देने का भाव रखते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चैतन्य केंद्रों पर जब हम ध्यान करते हैं, तो हमेशा हमें अपना ध्यान ऊपर के केंद्रों पे एंड करना है। यदि आप तेजस केंद्र पर, शक्ति केंद्र पर या स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान कर रहे हो, तो अपने ध्यान को वहीं पर एंड नहीं करना है। आप उसके बाद ज्योति केंद्र प्रेक्षा अवश्य करें। अपनी एनर्जी को नीचे के सेंटर्स पे नहीं छोड़नी है, ऊपर के सेंटर पे छोड़नी है। इसीलिए प्राय या तो हम ऊपर के सेंटर्स का ध्यान करते हैं, और अगर नीचे के सेंटर्स में ध्यान करें भी तो भी हम ऊपर के सेंटर पे वापस लास्ट में करते हैं, ताकि हमारी एनर्जी जो वो अपलिफ्टेड रहे, वो डाउनवर्ड ना हो। अगर आपने किसी बच्चे को देखा है तो वो हंसता खिलता रहता है, तो कहते हैं उसकी एनर्जी उस समय आनंद केंद्र पर रहती है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ध्यान का प्रयोग, धर्म का प्रयोग नहीं करता, तो एनर्जी वापस नीचे चली जाती है। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है, बच्चों को भी ध्यान कराओ ताकि उसकी एनर्जी अपलिफ्टेड रहे। सोचिए, आनंद केंद्र पर रहती है और वो नीचे चली जाती है। तो ध्यान को जब हम एंड करें, तो हम अपने पीस सेंटर्स पर, ऊपर के केंद्रों पर एंड करें। तो या तो आनंद केंद्र या विशुद्धि केंद्र या ज्योति केंद्र या ज्ञान केंद्र, यहाँ पर हम एंड करें, ताकि उसका जो बहाव है, एनर्जी का जो फ्लो है, वो सही जगह पर रहे। तो एक बार वापस हम 13 केंद्र को रिवाइज कर लेते हैं। शक्ति केंद्र, स्पाइनल कॉर्ड का एंड पोर्शन,
स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य हमारा केंद्र। वेस्ट लाइन का मिडिल पोर्शन, यानी नेवल से 4 अंगुल नीचे हमारा जो वेस्ट लाइन है, वहां से आप सीधा अंदर जाएंगे तो जो केंद्र आएगा वो है स्वास्थ्य केंद्र। उसके ठीक। बाद आता है हमारा तेजस केंद्र, जो हमारे नाभि का भाग है। उसके बाद आता है आनंद केंद्र, जो हम मिडिल ऑफ द चेस्ट है। उसके बाद विशुद्धि केंद्र, मिडिल ऑफ द थ्रोट। ब्रह्म केंद्र, मिडिल ऑफ योर टंग। उसके बाद प्राण केंद्र, मिडिल ऑफ योर नोज। दोनों आंखों पर चाक्षुष केंद्र, यहाँ पर दर्शन केंद्र। दोनों कानों पर अप्रमाद केंद्र, यहाँ पर ज्योति केंद्र, यहाँ पर शांति केंद्र और यहाँ पर ज्ञान केंद्र। ऐसे 13 चैतन्य केंद्र हैं जिन पर प्रेक्षा की जाती है उन केंद्रों को जागृत करने के लिए। यानी ज्योति केंद्र पर जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्षमा का भाव जागृत करते हैं, शांति का भाव जागृत करते हैं। जब हम इस पर ध्यान करते हैं दर्शन केंद्र पर, तो इससे हमारी अंतर्दृष्टि जगती है, यानी इंट्यूटिव पावर जगता है। ज्ञान केंद्र पर ध्यान करते हैं तो हमारा ज्ञान विकसित होता है। प्राण केंद्र पर ध्यान करते हैं तो हम अपनी प्राण शक्ति को नीचे से ऊपर खींच लेते हैं। भगवान महावीर के बारे में ऐसा आता है कि वो प्राण केंद्र पर ध्यान करते थे। ये जो प्राण केंद्र पर ध्यान होता है, ये हमारी एनर्जी को बैलेंस करने वाला और कंट्रोल करने वाला होता है। प्रमाद हो रहा हो तो अप्रमाद केंद्र पर ध्यान करते। पहले के टीचर्स कान खींचते थे, वो हमें कष्ट देने के लिए नहीं खींचते थे, वो हमारे अप्रमाद केंद्र को जागृत करने के लिए शायद खींचते होंगे, या मुझे नहीं पता सबको पता हो या ना हो, पर जिन्होंने रीत बनाई या प्रथा बनाई वो इसलिए शायद वो जानते थे कि ये हमारा अप्रमाद केंद्र है, इससे जागरूकता बढ़ती है। तो वासना को कंट्रोल करने के लिए, रसनेंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए जीभ पर ध्यान किया जाता है। प्योरिटी के लिए मिडिल ऑफ योर थ्रोट पे ध्यान किया जाता है। आनंद के लिए आनंद केंद्र पर ध्यान किया जाता है। तो इस प्रकार जब आगे भी हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्यों और कैसे की जाती है उसको हम समझ पाएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो केंद्र है ये हमारे स्किन पे नहीं है, हमें अंदर जाना है। सपोज आप एक टनल बना रहे हो और आपको टनल से होते हुए अंदर जाना है, ठीक है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भीक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम। यदि मेरे बताने में कोई भूल हुई हो तो तत्सम इच्छा में दुक्कडम। ध्यान चैलेंज चल रहा है तो आप ध्यान रखिए, सभी को ध्यान करना है। जो भी आपकी निर्धारित अवधि आपको बताई गई है, आप जो भी ध्यान का प्रयोग सीख रहे हैं तो उसे आप एवरीडे ध्यान के प्रयोग करें भी। 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको अवधि बताई गई है उसके साथ प्रयोग चलता रहे। हितेन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वंदामी समणी जी, हाँ, एक क्वेश्चन है कि आपने कहा जीप के ऊपर, तो जीप जो है वो तो एक उसके अग्र भाग पे, मिडल भाग पे कहाँ पर ध्यान रखना है? मिडिल जीप भाग पर। नहीं, आपने कहा कि जीप के ऊपर ध्यान रखना है, हम्म तो जीप के कौन से पोर्शन के ऊपर, उसके अग्र भाग के ऊपर ध्यान रखना है या मिडल भाग के? अग्र भाग के ऊपर। ओके, ठीक है, ओम अरहम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ओम अरहम। वंदना एक कृतज्ञोस्मि वन्दामि। वंदामि नमस्कार। कृतज्ञोस्मि शमनी जी। कृतज्ञोस्मि वन्दामि। वंदामि शमनी जी, नमस्ते। नेक्स्ट वीक संडे कोई होगा नहीं? नेक्स्ट वीक हाँ, नेक्स्ट वीक फर्स्ट को क्लास स्केड्यूल्ड है। और 10:30 और 1:30। टाइम आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ हैं नहीं, तो वो कैसे सेट होगा आपको बता दिया जाएगा। ओके ठीक है, ग्रुप ओके, मैसेज आ जाएगा। हाँ, ओम अरहम। ठीक है। और हम सेजल जी, निशा जी, राजकुमारी जी, अमर जी, जॉली जी, रवि जी,
वैशाली जी, संतोष जी, यज्ञा जी, कृतिबेन, रितु जी, अंकिता जी, दीप्ति जी, मिहिर जी, राज भाई, शिवांगी जी, बीरेन जी, हितेश, पथिकर कविता जी, रूपाली जी, नीता जी, शशि जी, मैं देखा है। और कौन है, रंजिता जी, नीता जी, गिरीश भाई, लीना जी, हाँ सभी को दामी स्वामी हाँ सभी को। थैंक यू। फर्स्ट फेब को तो एग्जाम है हमारी, तो आप तभी क्लास होगा ये मेडिटेशन। हाँ एक्चुअली वो उस दिन मूल एग्जाम तो हमारा पहले हो चुका है, तो उस दिन बाकी लोग दे रहे हैं, तो आप बाद में सुन सकते हैं, क्लासेस हाँ रिकॉर्डेड ओके रहेंगे। ओके समझ में ओके। ओके ओ मैडम। ठीक है। हाँ मैडम जॉली जी। दामी स्वामी जी आपके साथ